जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। जीके जीएस का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये इसका सेट नंबर 17 है। सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा स्थान थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है? नेपाल, तिब्बत, भूटान और अफगानिस्तान। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भूटान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? कौटिल्य ने, विशाखदत्त ने, कलहर ने और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विशाखदत्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि ग्रेशम नियम से अभिप्राय है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्रेशम नियम का अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से हटा देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। दुग्ध उत्पादन के जोर देने के लिए श्वेत क्रांति आया था। श्वेत क्रांति किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गेंद अवेस्ता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। सोनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और एडियोमीटर। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ध्वनि का तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? नरौरा में है, श्रीहरिकोटा में है, मंगलौर में है, ट्राम्बे में है। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तारे की दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील, केल्विन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तारे की बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? एपी ग्लेन, मारिया जे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रतन जी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो काल्डेरा झील। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? एंडीज मच्छर के द्वारा, एनोफेलिज मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, शेम्प्ट मच्छर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। एंडीज मच्छर के द्वारा कौन सा बीमारी फैलता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। एनोफेलिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसके काटने से मलेरिया होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? वेल, चमगादड़, मुर्गी और छिपकली। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चमगादड़ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? असामान्य कीमत, उच्च कीमत, सामान्य कीमत और स्थिर कीमत। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थिर कीमत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोंकण तट। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए देखिए, ये है भारत का मैप, यहाँ पर दक्षिणी भाग का केवल बनाया है, ये है भारत का मैप। और यहाँ पर जो पश्चिमी, ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक के जो तट रहता है, इसका नाम है कोंकण तट। फिर यहाँ पर कर्नाटक से लेकर और केरल तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। फिर यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं कोंकण तट, कोरोमंडल तट। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ताम्रपाषाण युग को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, फारसी थी, द्राविड़ थी, संस्कृत थी और उद्वाच्योग्य नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उद्वाच्योग्य नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में, ड्यूनिमिनल नली में, स्वयं यकृत में ही और स्प्लीन में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त रस होता है कहाँ पर संचित रहता है? तो पित्ताशय में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन, रूस, यूएसए और फ्रांस। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो सबसे अधिक गेहूं कौन सा देश उत्पादन करता है? तो चीन करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हिटलर के लिए, मुसोलिनी के लिए, स्टालिन के लिए, माओत्से के लिए। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, हिटलर। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना और इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रुपये के उन्मूलन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? तो तीनों है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आर एमंडरसन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। रॉबर्ट पियरी थे जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे।
नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर BN राव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है। अबुल फजल अल बरूनी, फरिश्ता, अमीर खुसरो। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अबुल फजल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को कहते हैं लिगामेंट्स, टेंडन, इंकस और मेलियस। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मुंबई को, पटना को, अहमदाबाद को और कानपुर को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि पूर्व का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उसको बोला जाता है किसको, तो कानपुर को बोला जाता है। अगर दक्षिण भारत के पूछा जाए तो कोयम्बटूर हो जाएगा, और पूरे भारत का पूछा जाए तो अहमदाबाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष है लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष है जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, और 18 वर्ष है जो कि मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करती है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग संरक्षण पर और कोणीय संवेग संरक्षण पर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो जेट इंजन की कार्य प्रणाली होता है किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी और सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है। पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी किस डेट को होता है, जल्दी से बताइए। और पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर के नाम से जाना जाता है। और एक होता है अपसौर। तो अपसौर होता है अधिकतम दूरी और उपसौर होता है न्यूनतम दूरी। तो उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, और अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। 11, 10, 15 और 9। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि कलपक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम क्या है। अप्सरा, ध्रुव, पूर्णिमा और कामनी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्या नाम है, तो कामनी नाम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि बायोगैस के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, इथेन, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बायोगैस के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक होता है। साइकस होता है, आल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, लाइकेन होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो लाइकेन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं
बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक जो भी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो देखिए जल है जो कि एक यौगिक है, पारा है जो कि एक तत्व है, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, वायु है जो कि एक मिश्रण है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एसोपोटास। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कास्टिक सोडा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रवासन किसके अधिकार क्षेत्र में रहता है? तो राष्ट्रपति। कौन दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। और इसका अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक के? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान का समर्थन किया था। कब? तो लाहौर अधिवेशन 1940। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 38वीं समानांतर रेखा बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन साहित्य ग्रंथों में निष्क शब्द का उल्लेख मिलता है। सोने के सिक्कों के रूप में, एक प्रकार के मुद्रा के रूप में, स्वर्ण आभूषण के रूप में, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न आपके सामने, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? एडवर्ड जेनल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्यूरी और मेंडलीफ। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन किसका मापक है? सोडियम का, शुगर का, लोहा का और रक्त शुद्धता को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन किसका मापक है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए रक्त शुद्धता बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त मलयाद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त मलयाद किस भाषा का ग्रंथ है? तो तेलुगु। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, शब्द अहस्तक्षेप
अर्थव्यवस्था किस रूप के साथ संबंधित है? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, दक्षिण अमेरिका में और जापान में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इटली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।